Hi guys, I'm Shalendra, and I'm again back with an exclusive interview. And this time around, we have a very special guest. So I won't be telling you anything about him, but rather I would ask him to introduce himself. अक्सर आप लोगों ने देखा है कि हम लोग कुछ स्पेशल लोगों को इंटरव्यू के लिए लेकर के आते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल लोग जो एक क्लास बन चुके हैं, जो एक लेजेंड बन चुके हैं. उनमें से आज प्रवीण सोलंकी जी, उनसे आज हम आपको मिलवाने वाले हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं, कैसे उन्होंने स्टार्ट करा, आज जिस बुलंदी पर वो पहुंच चुके हैं उसको हम उसके बारे में बताने वाले हैं. सो गाइज, बिफोर आई टेल यू एनीथिंग अबाउट हिम, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू प्रवीण भाई. प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए. सभी को मैं सबसे पहले तो नमस्कार कहना चाहूँगा और शैलेंद्र जी को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से जो हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, जो छुपे हुए खिलाड़ी हैं, वो इनको आगे निकाल रहे हैं. तो ये चैनल काफ़ी, मेरे हिसाब से काफ़ी आने वाले यूथ के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज देगा ये. थैंक यू सो मच भाई. थोड़ा सा प्लीज अगर अपने बारे में बताएं, क्योंकि आई एम श्योर देखो बहुत सारी चीजें जो आपके फेसबुक अकाउंट पे भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी अवेलेबल हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर जो लोग देखेंगे इंटरव्यू को, वो लोग जरूर, वो कहते हैं ना, जिसने करा हम उससे ज्यादा सुनना चाहेंगे या जो उससे सुनना पसंद करेंगे. तो थोड़े से अपने अचीवमेंट्स के बारे में, जैसे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं आपके, देखो मैं तो नहीं बताऊंगा, डेफिनेटली आपसे जरूर पूछना चाहेंगे ऐसा कुछ. देखिए, बात अचीवमेंट्स की करें तो लोग तकरीबन क्या है, एक गेम खेलते हैं. जैसे किसी ने मान लीजिए पावर लिफ्टिंग किया तो पावर लिफ्टिंग ही करता है, पर अपने लाइफ में कुछ अलग है. जैसे हम पावर लिफ्टिंग किया, वर्ल्ड चैम्पियन, एशिया चैम्पियन, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग किया, वर्ल्ड चैम्पियन, एशिया चैम्पियन, किक बॉक्सिंग किया मैंने, किक बॉक्सिंग में 2018 में वर्ल्ड चैम्पियन, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का मेरे नाम है आज की डेट में. फिर एक इवेंट जो ज़्यादातर बाहर होते हैं यूएसए में, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन. तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जो है तकरीबन वो बाहर के देशों में खेले जाते हैं. जैसे कि एडी हॉल है, मार्क फिलिक्स है, ये सब यूएसए से हैं. जैसे आपने देखा होगा बस खींचना, गाड़ी खींचना, एयरक्राफ्ट खींचना. तो इंडिया में मैं पहला ऐसा एथलीट हूँ जो इंडिया में इसको लॉन्च कर रहा हूँ. और पहले हमने जैसे एक गाड़ी खींची, फिर 5 खींची छोटी, फिर 10 खींची, फिर 13 खींची, 15 खींची, फिर ट्रक खींचा, फिर बस खींची. ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमने नाम दर्ज कराया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, और 7 नेशनल बुक्स में मेरा नाम दर्ज है. 2018 में मैं पद्मश्री के लिए मेरा नाम गया, और 19 में अर्जुन अवार्ड के लिए नाम गया. तो अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री के लिए मेरा अलग अलग टाइम पे नाम गया. बस थोड़ा सा सोर्सेज ना होने की वजह से मुझे ये रिवार्ड मिले नहीं. तो तकरीबन लोग एक गेम खेलते, तो मैंने 4 गेमों में वर्ल्ड चैम्पियन है, फिर नेशनल रिकॉर्ड है, फिर नेशनल बुक्स में मेरा नाम है, वर्ल्ड बुक में मेरा नाम है. अब कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि जो आज तक हिंदुस्तान में किसी ने भी नहीं किया हो. ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं लाइफ में. गाइस, देखने वाली बात यह है कि ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं जो आज तक इंडिया में किसी ने नहीं करा. और अर्जुन अवार्ड में रिकमेंडेशन हुई हैं, पद्मश्री के लिए रिकमेंडेशंस हुई हैं. तो आई एम श्योर आप लोग सब ये गेज कर सकते हो कि पद्मश्री किन लोगों को मिलता है, अर्जुन अवार्ड किन लोगों को मिलता है, और वो किस लेवल के एथलीट होते हैं, किस लेवल के वो खिलाड़ी होते हैं. तो इस चीज़ पे एक ज़रूर आपसे ज़रूर पूछूंगा कि जब एक अचीवमेंट जो आपने जो वर्ल्ड लेवल पे जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, दैट्स ऑन द वर्ल्ड लेवल, पर जब ये जो आया पद्मश्री का और अर्जुन अवार्ड का जब आया, जब आपको पता चला यार मेरे को रेकमेंड करा गया, तो आपका कैसा रिएक्शन था उन सब चीज़ों को लेकर के? आपको कैसा लगा? देखिए, रिकमेंडेशन एक अलग चीज़ है, मिलना एक अलग चीज़ है. इग्नू एक संस्था है हमारी, एक इग्नू से जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ, तो इग्नू ने मेरा नाम रिकमेंडेशन किया था. तो रिकमेंडेशन कोई आदमी नहीं करता है, तो रिकमेंडेशन में एक संस्था करती है. इग्नू जो एजुकेशन एक संस्था है, वहाँ पे एक पद्मश्री हैं डॉक्टर शशि भूषण जी, जो ऑलरेडी पहले पद्मश्री हैं. तो उन्होंने जब मेरी अचीवमेंट देखी कि इतने गेम में चैंपियन है ये लड़का, फिर उन्होंने मेरी पूरी बायोडाटा मंगवाया, मेरे सर्टिफिकेट चेक किए. तो
इग्नू की तरफ से मेरा रिकमेंडेशन हुआ था। 2018 में अर्जुन अवार्ड के लिए भी उन्होंने भेजा था और 2019 में भी उन्होंने पद्मश्री के लिए मेरा नाम भेजा था। तो इग्नू ने मेरा नाम रिकमेंड किया था। इग्नू से आप पे रिकमेंडेशन आई थी, मतलब बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है सर आपकी। तो प्रवीण भाई एक चीज़ ज़रूर पूछेंगे कि जब भी कोई खिलाड़ी बनता है वो एक दिन में खिलाड़ी नहीं बनता। जब भी कोई एथलीट जब बनता है तो वो उसकी सारी तैयारी बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हो जाती है। 2001 में आपने मिस्टर दिल्ली का अवार्ड टाइटल आया था आपके पास से, जो आपने अचीव करा था। वो ये जो मिस्टर दिल्ली से, ये क्या यही शुरुआत थी, क्या इससे पहले भी आप कुछ अचीव कर चुके थे कुछ? और जैसे आपने, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो आपने अपने आप को प्रिपेयर करना कैसे स्टार्ट करा था, स्टार्टिंग कैसे हुई थी, और आज जिस लेवल पर हम आ चुके हैं इसका अगर आप थोड़ा सा बता पाएं तो। देखिए 99 में जैसे लोग 99 में कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी लोगों के पास। अखाड़े जाते थे, गांव में अखाड़ा था, हमारे आसपास में अखाड़ा था, तो वहाँ से अच्छी बॉडी थी तो लोग बोले भी बॉडी बिल्डिंग करने लग जाओ। तो उस टाइम तो हम अवेयर थे ही नहीं, 2019, 2020, 2001 में। तो फिर भी हम उस चीज़ में भी इम्प्लीमेंट किया हमने 2019 और 2020 में। 2001 में हम मिस्टर दिल्ली तक पहुँचे और बॉडी बिल्डिंग से हमारी शुरुआत थी। तो 2099, 2000, 2001, 2005 तक हम खेले उसमें। फिर गेम थोड़ा सा चेंज किया, फिर हमने पावर लिफ्टिंग में आए, फिर थोड़ा सा गेम और चेंज किया, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में आए, फिर गेम थोड़ा और चेंज किया, किक बॉक्सिंग में आए। तो ये अभी हमारा प्लान 2021 और 22 में 5 गेम और अचीव करना है। उसमें शॉर्ट पुट है, जेविलियन है, डिस्कस थ्रो है, तो उसमें और 5 गेम मैंने ऐड करना है। जो पद्मश्री अर्जुन अवार्ड जो मुझे नहीं मिला वो जरूर लेना है एक ना एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, ये पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड मिलना ही अपने में बहुत बड़े अचीवमेंट होते हैं इंडिया में, स्पेसिफिकली हर एक एथलीट के लिए, हर एक खिलाड़ी के लिए। तो 2001 में आपने स्टार्ट करा बॉडी बिल्डिंग से, मूव होते होते आपने किक बॉक्सिंग भी करा, पावर लिफ्टिंग भी करी, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग वगैरह भी आपने सब कुछ ट्राई करा। तो देखो दोबारा पॉइंट ना प्रवीण भाई वही है कि ये जब आपने, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपके पास? क्योंकि अगर हम आज की डेट में अगर देखें ना, तो यूथ जो है ना वो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज है कि यार मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं कैसे जाऊं, और मेरे को कोई सिखाने वाला होगा कि नहीं होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है। तो जब 2001 में जब आपने मिस्टर दिल्ली टाइटल जब आपने अचीव करा था, जो अचीवमेंट थी आपकी, तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन कैसे हुई थी? और वो जो इंस्पिरेशन आई थी कि नहीं यार, एक तो आपने बताया कि गाँव में खड़े होते थे आसपास, आपने वहाँ से सारा स्टार्ट करा, घर वालों ने बताया, फ्रेंड्स वगैरह ने बताया बॉडी अच्छी है, अपना बॉडी बिल्डिंग वगैरह स्टार्ट करो। तो ये क्या ये इंस्पिरेशन वही थी कि ये कुछ अलग कुछ इंस्पिरेशन आई थी, नहीं यार मेरे को ना बॉडी बिल्डिंग में जाना है और मेरे को आगे इसी में कुछ करना है? देखिए जब हम बॉडी बिल्डिंग में आए तो हम ये सोच के आए कि भाई हमने सिर्फ खेलना है। फिर खेल के साथ जाए, रेलवेज वगैरह में जॉब भी होती है। जब आप कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज की तरफ से आप खेलते हैं, तो फिर वहाँ पे जॉब भी होती है। तो उस टाइम हमने जॉब के लिए भी ट्राई किया बॉडी बिल्डिंग से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, किक बॉक्सिंग। तो सबसे बड़ी चीज़ है, इतने सारे गेम करने के बाद आजकल के जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनको यही नहीं पता कि हमने करना कैसे है। जिस आदमी को ये पता चल जाएगा कि हमने कोई काम करना कैसे है, तो वो अपना काम जरूर कर पाएगा। पर सबसे बड़ी बात है करना कैसे है। यही बच्चों की कंफ्यूजन रहती है कि हमने क्या करना है, पावर लिफ्टिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, हमने करना क्या है। तो सबसे पहले वो यही डिसाइड करें कि हमने करना क्या है। जब तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हमने करना क्या है, तो मैं बार बार ये जरूर कह रहा हूँ कि करना क्या है और कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंट रहता है। किसी को अपने फ्यूचर प्लान ही नहीं पता होगा कि मुझे करना कैसे है। अगर किसी बच्चे को या किसी नौजवान को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी को कोई परामर्श चाहिए, डिस्कस करना है गेम के लिए, जो गेम मैंने खेले हैं, आगे जाना है, तो वो आपके चैनल के माध्यम से मेरे पास आ सकता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपका चैनल है वो काफ़ी अच्छे खिलाड़ियों को मौका दे रहा है, बढ़ाने के लिए दे रहा है। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से किसी की भी हेल्प कर पाया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। थैंक यू सो मच। तो गाइस, इन केस अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो नाउ यू नो
हु इज़ द राइट पर्सन टू रीच आउट। तो अभी ना सवाल मेरा वही बाकी है कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई। देखो, एक जो चीज़ आपने बताई कि करना क्या है और कैसे करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है। हर कोई बता देता है या आप ऑनलाइन पढ़ लेते हो कि यार ये चीज़ करनी है, और उसको एक्चुअल में करने का तरीका नहीं बता पाते, या हमें एक्चुअल में वो चीज़ करनी कैसे है वो एक सही रास्ता नहीं मिल पाता। तो ये जब आपने अपना करियर स्टार्ट करा, तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई, और आपको किसने गाइड करा कि प्रवीण ये चीज़ करनी है, इसको ऐसे करना है? देखिए, जब हम करते थे 20 साल पहले की बात है, तो उस टाइम माइंड कुछ ऐसा था ही नहीं कि हमें ये करना है। पर हमारी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें करना कैसे है। तो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे पहलवान हैं जो उस टाइम हमारी लाइफ में आए, जो वो आज है नहीं लाइफ में, मतलब आज वो है ही नहीं, जिंदा ही नहीं है। तो उन्होंने बताया कि हमें करना कैसे है, ठीक है। तो उन्होंने बताया, तो ऐसा कोई पहलवान तो मेरी नज़र में है ही नहीं कि गांव के बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने बताया कि करना ऐसे है। और जैसे बॉडी बिल्डिंग है, हम जैसे आर्नोल्ड को देखते थे, उस टाइम तो कुछ ऐसा स्कोप होता ही नहीं था, मैगजीनों में ही देखते थे, अखबार में देखते थे, फ़ोन तो इतने एक्टिव थे नहीं उस टाइम, या इतना स्कोप था नहीं। आर्नोल्ड, सो हमने देखा कि यार बॉडी बिल्डिंग भी होनी चाहिए। फिर जब बॉडी बिल्डिंग छोड़ी तो कुछ ऐसे लोग थे लाइफ में आए कि यार पावर लिफ्टिंग भी होनी चाहिए। फिर पावर लिफ्टिंग करी तो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग भी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग करी तो क्या किक बॉक्सिंग भी होनी चाहिए। तो इतना तो तकरीबन मेरे हिसाब से कोई कर नहीं पाता है, पर जो मोटिवेट है वो सबसे ज़्यादा मेरे को मेरी माँ करती है, ठीक है। तो तकरीबन जब हम परेशान हो जाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो सबसे बड़ा गुरु जो होता है ना, वो माँ होती है, ठीक। माँ होती है। पावर लिफ्टिंग में हमारे सोम सर हैं जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में मेरे को काफ़ी बढ़ाया, बारीकियाँ सिखाई। तो दो ही लोग हैं, मेरी माँ और सोम सर, जो हमें समय समय पे बढ़ाते रहते हैं। तो समय समय पर आपको टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिली सोम सर से और आपकी मदर से। उन्होंने आपको गाइड करा, उन्होंने आपको इंस्पिरेशन दी कि बेटा आगे ऐसे कुछ करना है, और आगे कुछ करना है तो हम ऐसा आगे कुछ प्लान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपका बैकग्राउंड रहा है, बहुत ही अच्छा आपके अचीवमेंट्स रहे हैं। आई एम श्योर जिस टाइम पर आपने सब कुछ स्टार्ट करा था, जैसे अगर हम बात करें, जिस टाइम आपने स्टार्ट करा था उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत डिफरेंस है। उस टाइम पर आई एम श्योर, अगर आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उस टाइम पर अक्सर हम लोगों का, या जितने भी लोग एथलीट होते थे या किसी भी स्पोर्ट्स में थे, उन लोगों को एक ही फोकस रहता था कि यार घर का खाओ, देसी खाओ, शरीर बनाओ, और ताकत उसी से बनती है। पर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती चली गई। धीरे मार्केट में ऐसी बहुत सारी नकली चीज़ें भी आती चली गई जिनका शरीर पे भी बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, और वो एक बार को हो सकता है कि शायद आपको पीक पर ले आए, पर जब उसका ड्रॉबैक जब स्टार्ट होता है, जब उसका नेगेटिव रिजल्ट आने स्टार्ट होते हैं, तो नेगेटिव होता ही चला जाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हमने शुरुआत करी 1999 में, तो उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं होती थी। उस टाइम डुप्लीकेसी नहीं होती थी, और प्रोटीन इतना अवेयरनेस नहीं था लोगों को। प्रोटीन से ही बॉडी बिल्डर लोग बनते थे। आज की डेट में क्या है, मार्केट में तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें नकली आ रही हैं। मैं हर चीज़ को नकली तो नहीं कहूँगा, पर ज़्यादातर चीज़ें नकली आती हैं। मैं ये कहूँगा उस पर कंपनी चेक करें, कौन सी कंपनी की है, उसके बार कोड चेक करें। इंटरनेट से आप बार कोड चेक कर सकते हैं, कौन से स्टोर से आप ले सकते हैं। ये काफ़ी वैल्यू करता है कि आप किस दुकान से कौन सा सामान खरीद रहे हैं। और पहले प्रोटीन नहीं होते थे, अब क्या है, अब प्रोटीन की वजह से बच्चे क्या है, प्रोटीन तो एक छोटा सा माध्यम है, अब बच्चे कुछ ज़्यादा बढ़ने के चक्कर में कुछ और भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। उसको हम ड्रग्स भी कह सकते हैं, एस्टेरॉयड भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं लोगों से आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि उन चीज़ों का ना करें, क्योंकि एक कोई भी चीज़ होती है एक लिमिट में अच्छी लगती है। तो प्रोटीन है, उसकी एक लिमिट है लेने की भी। तो अगर हम 1 स्कूप लेते हैं, 2 स्कूप लेते हैं, और डिपेंड ऑन कोच, आप अपने कोच से डिस्कस कर सकते हैं कि मैं कैसे लेना है, कैसे उसको नहीं लेना। पर बच्चे अपने डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं आज की डेट में, तो उससे उनकी लीवर, किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। जो मार्केट में घटिया चीज़ें आ रही हैं उनको आप ना लें। मैं आप सबसे यही कहूँगा, जो भी चीज़ लें गवर्नमेंट से जो ऑथराइज डीलर हैं, आप उनसे लें, और ये जो आजकल चल रहे हैं उनसे प्लीज़ दूर रहेगा। तो दोबारा गाइज,
एक चीज़ जो फोकस करने वाली है कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है शायद आपकी बॉडी के लिए अच्छी ना हो, क्योंकि बहुत सारे नकली सप्लीमेंट्स भी आते हैं। तो आपको बहुत ही कॉशियस होकर के वो सारे सप्लीमेंट्स के बारे में चेक करना है और अपने कोच से चेक करना है, एक लेजिटिमेट इंसान से चेक करना जिसको इसके बारे में पता हो। और सबसे बड़ी बात, अपने डॉक्टर खुद ना बने, अपने कोच खुद ना बने, चेक करें, कंसल्ट करें, गाइडेंस लें, तभी आगे बढ़ें, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो आपको आगे लेकर के जा पाएंगे। अदरवाइज इन चीज़ों के बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसा भी हमने पास में कुछ टाइम पहले भी देखा है, बहुत सारे मिस हैपनिंग्स होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही स्ट्रांग आता है। तो उन सब चीज़ों को अपने आप को बचाने के लिए, उन सब चीज़ों से, तो पॉइंट इज गाइडेंस लें, एक लेजिटिमेट इंसान से गाइडेंस लें जो आपको एक्चुअल में हेल्प कर पाएगा। कुछ टाइम पहले अभी आपने एक और नया रिकॉर्ड बनाया था। बहुत सारे आपने ऐसे नए रिकॉर्ड बनाए हैं जिनमें कि आपने एक ट्रेन का इंजन भी पुल करा है, एक आपने क्रशर को भी आपने पुल करा है। द बिगेस्ट ट्रक्स जिनके अंदर, इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली रोडी या जो राजस्थान वाले हाईवे पर चलते हैं बड़े ट्रक्स, आपने वो भी पुल करे हैं। तो ये जो सारी ये जो इंस्पिरेशन है इसके कि यार नेक्स्ट टाइम ना मुझे ऐसा कुछ करना है, या नेक्स्ट टाइम मुझे ट्रेन का इंजन खींचना है, नेक्स्ट टाइम मुझे जो लास्ट इवेंट पे जहाँ पे मैं आया भी था आपके पास, जहाँ पर आपने एक हार्वेस्टर जिसको कहते हैं, जिससे खेतों में गेहूं वगैरह काटे जाते हैं बड़े बड़े खेतों में, वो भी आपने पुल करा था। तो वो ये सारी चीज़ें कैसे हुआ स्टार्ट, और क्या इंस्पिरेशन रही इसके पीछे? और क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही हैवी होती हैं, लास्ट जो इवेंट में मैं जहाँ पर आपके पास आया था उसमें ये मशीन था कुछ 8800 kgs का। 8800 kgs, 8800 किलो की मशीन को अकेले प्रवीण भाई ने खींचा है। तो ऐसे बहुत सारे कारनामे करे हैं, ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताइए प्रवीण भाई। देखिए, अभी हम 2017-18 में यूएसए गए थे। हाँ जी। तो उस टाइम मैंने देखा कि वहाँ पे कंपटीशन हो रहा था, तो हमने वो देखा, हम उस कंपटीशन में गए देखने के लिए। तो जब हमने देखा कि वहाँ पे लोग है ना, एक पत्थर होता है जिसका वजन 100 किलो होता है, उस पत्थर को लोग उठा के और दूसरी तरफ रख रहे हैं, और वहाँ पे बस थी, उसको लोग पुल कर रहे थे, और 300 किलो के पाइप थे, उनको लेके भाग रहे, फार्मर वॉक जिनको हम बोलते हैं, वो लेके वो भाग रहे थे। तो मैंने वहाँ बैठ के देखा कि ये चीज़ तो इंडिया में भी हो सकती है। इंडिया में लोग कर तो रहे हैं, पर 1.1 माध्यम से बस उसको गूगल फेसबुक पे ही देख पा रहे हैं। तो जो मैं वहाँ से आया, फिर मैंने इसको लॉन्च किया, फिर अभी मेरी बात चल रही है मार्क फिलिक्स जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। फिर मैंने अपने भी रिकॉर्ड बनाए। फिर मैंने पहले 5 गाड़ियाँ खींच के रिकॉर्ड बनाया, फिर 15 गाड़ियाँ, फिर 15,000 किलो का ट्रक खींचा, बस खींची। फिर अभी हमारा प्लान है एयरक्राफ्ट खींचने का, एयरक्राफ्ट और ट्रेन का इंजन। ट्रेन के इंजन की परमिशन मैंने भारत सरकार को दे रखी है, और उसमें आपका चैनल भी मेरी हेल्प कर रहा है परमिशन दिलाने के लिए। और अभी आपका चैनल एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज, जो नवंबर लास्ट में हम करने वाले हैं, उसको खींच के हम मैं अब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ट्रेन का इंजन, गाइस, ट्रेन का इंजन और एयरक्राफ्ट, कितना वेट होगा इसका? देखिए, ट्रेन के इंजन में तो है 2.5 लाख किलो। 2.5 लाख किलो, ठीक है। और जो एयरक्राफ्ट है उसमें 85,000 किलो, और तकरीबन टन हो गया 71.7, तो तकरीबन 71 टन, ठीक है। तो 85,000 किलो के तकरीबन ये है। तो आपके माध्यम से जो हमें परमिशन मिलने में हेल्प मिल रही है ट्रेन की इंजन की, तो दिसंबर जनवरी में शायद वो हमें मिल जाएगी। और एयरक्राफ्ट का हम कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर एंड या दिसंबर एंड में हमारा इवेंट हो जाए। और मैं नेक्स्ट बारी जब आऊँगा तो मैं आपको उसका एड्रेस भी बताऊंगा, वेन्यू का, और पूरे दर्शकों को ये भी बोलूँगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और मेरा उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू, फॉर श्योर। सो गाइज, ये जो अगला जो इवेंट, या जो मैं बताऊं जो फ्यूचर प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि एक ट्रेन का इंजन जिसका
2.5 लाख किलो आपने बताया, 2.5 लाख किलो के आसपास का वेट रहता है। और एयरक्राफ्ट जिसका 85,000 किलो का वेट है वो खींचने वाले हैं प्रवीण भाई। तो प्रवीण भाई एक चीज़ बताइए कि ये अक्सर देखा जाता है लोग, मैं अपनी बात करूं, अगर कोई मेरे को बोले यार तू 2 फॉर्च्यूनर बांध के खींच दे या 1 फॉर्च्यूनर ही खींच ले, धक्का मारना एक अलग चीज़ है, धक्का मार देंगे फॉर्च्यूनर को या उससे बड़ी गाड़ी को भी, पर 2 बांध के खींचना या 2 को धक्का मारना इकट्ठा वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। तो ये जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि अक्सर लोग जब देखते हैं ना, जैसा आपने बताया मार्क फेलिक्स हो गए, ये जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, या जब आपके भी जब वीडियोस देखते हैं, जब हमने लास्ट जब आपका वीडियो भी जब हमने प्ले करा था अपने चैनल पर, तो एक सवाल उठ के आया सबसे बड़ा कि भाई ये इतनी ताकत आती कहाँ से है, क्या राज है इसका। ये स्ट्रेंथ के बारे में लोगों ने बहुत पूछा। तो जब हमने सिर्फ बताया लोगों को, जो प्रोमोज वगैरह शेयर करे, जो आपने साहिल खान भाई के भी इंस्टाग्राम पर शेयर करे थे, तो लोगों का सवाल आया कि यार ये ना खींचना बहुत मुश्किल है। मैं चलो ठीक है, जब वीडियो आएगा फाइनल तब आप देखना। जब आपने वो खींचा तो लोगों का एक वो कहते हैं ना, एक शॉकिंग स्टेज में चले गए थे कि यार इतनी बड़ी मशीन और अकेला इंसान खींच रहा है, ऐसा करते क्या है, इतनी ताकत इतनी स्ट्रेंथ लेके कहाँ से आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग हफ्ते में 1 या 2 बारी, जैसे पहले क्या होता है कि हमें 100 किलो अपने कंधे पे लेके भागो, कार्डियो टाइप की ट्रेनिंग होती है वो, चलो वॉकिंग करो, फिर उसको आप जैसे गाड़ी है पीछे बांध लो हफ्ते में 1 बारी, उसकी कार्डियो की ट्रेनिंग करो। फिर एक बस है कंटिन्यू, बस का वजन तकरीबन 10 टन के लगभग होता है, तो तकरीबन वो आप हफ्ते में 1 बारी आप कर सकते हैं। पर क्या होता है कि हमारा अगर शरीर मजबूत नहीं है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है और हमारा खान पान अच्छा नहीं है, तो हम प्रॉपर वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो वो एक ट्रेनिंग का काफ़ी ज़्यादातर रोल रहता है, डाइट का एक रोल रहता है। अगर आप वो चीज़ें कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा हूँ कि कोई आसमान से, हाँ, पर मैं आपके चैनल से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बॉम्बे के कुछ लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, टीम साहिल खान सर हैं, वो बैक स्टेज के पीछे लोगों की हेल्प करते हैं। जैसे किसी को पैसे की ज़रूरत हो तो पैसे प्रोवाइड करवाते हैं, फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत हो तो फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो साहिल खान सर जो हैं वो bicep.com के थ्रू भी एक फूड सप्लीमेंट की साइड है, उसके थ्रू भी वो हमें फूड सप्लीमेंट, प्रोटीन, जो भी हमें पीनट बटर वो भी अपनी कंपनी है, तो उसके थ्रू वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। पर मैं साहिल खान सर का थैंक यू कहना चाहूँगा कि वो बहुत सारे खिलाड़ियों की दिन रात मदद करते हैं और किसी को भी हिंदुस्तान में ये नहीं पता कि वो मदद करते हैं। वो मदद करते हैं और वो छुपा देते हैं और वो किसी को बताते नहीं। और दूसरा जो एक कंपनी और है bicep.com, वो भी सबकी मदद करती है। जो भी खिलाड़ी उनसे हेल्प के लिए मेल करता है या कुछ भी करता है तो वो ज़रूर उनकी हेल्प करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप किसी की मदद करो, आप किसी की हेल्प करो, पैसे से भी हेल्प करो, आप किसी की सप्लीमेंट्स के थ्रू हेल्प करो और उस चीज़ को आप आगे भी ना आने दो। आई थिंक ये बहुत ही बड़े दिल वाला ही इंसान कर सकता है। तो साहिल भाई थैंक यू सो मच, आप इतना सपोर्ट करते हैं सब लोगों को और इतने डाउन टू अर्थ आपका एटीट्यूड है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड डेफिनेटली यूर एन इंस्पिरेशन। जिस हिसाब से जिस तरीके से आप सब लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रवीण भाई को आप इतना सपोर्ट करते हैं। सो प्रवीण भाई एक चीज़ और इस पर ज़रूर आपसे पूछेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि जो जैसे भी आपने बताया कि कुछ ट्रेनिंग्स रहती हैं, कुछ कार्डियो करना रहता है, कि बस भी खींचनी पड़ती है, आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है, डाइट रहती है। तो जैसे मान लीजिए अब अगर आपको नेक्स्ट अगर कुछ इवेंट करना है, ऐसे अगर कुछ मशीन खींचनी है, क्योंकि आप आज की डेट में एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं उन सारे यूथ के लिए जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में सोचते हैं या जो लोग सोचते हैं कि यार मेरे को भी कुछ पावर लेकर के आनी है या मेरे को भी स्ट्रॉन्ग मैन टाइप कुछ इवेंट के अंदर जाना है। तो उन लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि यार आप कैसे तैयार करें अपने आप को और किस टाइप का ट्रेनिंग करें? देखिए, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में लोग पैदल नहीं चलते। सबसे बड़ी समस्या है, लोग पैदल नहीं चलते। तो सबसे पहले वो पैदल चले। जब अब आप अपने आप को देख लीजिए या किसी को भी देख लीजिए, लोग पैदल ही नहीं चलते।
बिल्कुल। तो वो सिर्फ जिम में जाके ट्रेडमिल करते हैं, तो उससे वो चीज़ भरपाई नहीं होती। तो सबसे पहले पैदल चलिए, कार्डियो करिए और अपनी डाइट समय पे उठिए, समय पे सोइए, अपनी डाइट प्रॉपर लीजिए। और दूसरा कि जो हमारे टारगेट हैं, जो हमारे गोल हैं, हाँ जी। कार्डियो का तो ये हिस्सा है कि आप पैदल चलेंगे, जिम में जाएंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, वार्म अप करेंगे, पीटी करेंगे, तो वो चीज़ें उससे डेवलप हो सकती हैं। पर क्या है, जब तक आप लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नियम नहीं बनाएंगे, तो जब तक मेरे हिसाब से वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगी नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको कार्डियो करने की ज़रूरत है, आपको पैदल चलने की ज़रूरत है, और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम पर उठना है, टाइम पर सोना है, ताकि आपके बॉडी को वो रेस्ट मिल सके, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में भी जा सके। क्योंकि मसल्स का जितना एक्सपैंड होना ज़रूरी है, उतना ही उनको रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि मसल्स में कहीं ना कहीं वो ब्रेकेज वगैरह ना हो, मसल्स ग्रो हो ढंग से और मसल्स पे प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो अभी आपने चीज़ें बताई कि कार्डियो करना चाहिए मॉर्निंग में, आपको थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्कआउट करना है तो सिर्फ जिम में जाएं, ट्रेडमिल पर करें, थोड़ा वेट ट्रेनिंग्स वगैरह करें और आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं इवेंट्स के लिए? देखिए, मैं तो प्रिपेयर इसलिए कि सुबह टाइम पे उठते हैं, 5 बजे हम जिम पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद हम कार्डियो करते हैं डेली। सुबह 30-35 मिनट में कार्डियो करता हूँ। मील, जैसे मील मतलब होता है डाइट। जिम से पहले आप एक मील ले सकते हैं। उसमें क्या कवर करते हैं आप, क्या लेते हैं आप? प्री मील्स उनको कहते हैं। उसमें तो हम सुबह जैसे जिम में जाते हैं तो पीनट बटर ले लेते हैं, सेब ले लेते हैं, केला ले लेते हैं। जिसको फैट आगे बढ़ना होता है वो केले का यूज़ कर सकता है। बादाम लेते हैं सुबह। तो वो सारा एक मील पहले लेते हैं, फिर जिम में चले जाते हैं, फिर जिम में अपना कार्डियो करो, कार्डियो के बाद वेट ट्रेनिंग करो, वेट ट्रेनिंग के बाद फिर अपनी डाइट होगी, जो भी आप प्रोटीन वगैरह यूज़ करते हैं आप कर सकते हैं। और प्रोटीन के लिए मैंने यही बोला था आपको, ऑथराइज जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड दुकान है आप उससे लें, नकली फूड सप्लीमेंट का प्रयोग ना करें, नहीं तो रिजल्ट की बजाय, प्रमोशन की बजाय आपकी बॉडी का डिमोशन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप एक ऑथराइज दुकान से ही फूड सप्लीमेंट ले, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड दुकान हो। क्योंकि अगर आप नकली फूड सप्लीमेंट खाएंगे तो बार बार मैं बोलता हूँ, लीवर, किडनी और भी पता नहीं 100 बीमारियां हैं जो आपकी बॉडी को घेर सकती हैं और आप उसके ऊपर जाने की वजह नीचे आएंगे। बिल्कुल। अभी साहिल भाई ने भी अपना एक कुछ समय पहले एक ब्रांड लॉन्च करा, आइकन आइसोलेट। जो जिन लोगों को वो ब्रांड लेना हो, जिन लोगों को वो सप्लीमेंट्स लेने हो, तो विल डेफिनेटली शेयर द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग उनसे भी कांटेक्ट। बिल्कुल, आप भी थोड़ा सा अगर उसके बारे में बताएं तो डिवाइन फूड सप्लीमेंट है साहिल भाई का। आप डिवाइन की साइट पे भी जा सकते हैं, bicep.com की साइट पे भी जा सकते हैं। आप डिवाइन के बड़े बड़े स्टोर हैं दिल्ली। प्रवीण भाई, एक चीज़ और आपसे ज़रूर पूछेंगे कि एक्चुअल एज क्या रहती है अगर किसी बच्चे को तैयार करना है अपने आप को? क्योंकि आज की डेट में आप एक इंस्पिरेशन हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपको देख कर कहते हैं मेरे को भी कुछ ऐसा ही करना है, मेरे को भी कुछ ऐसे आगे अपने आप को बनाना है। तो एक एक्चुअल एज क्या रहेगी जो आप रेकमेंड करोगे उनको, ताकि वो अपने आप को उस फ्रेम में डाल सकें और अपने आप को तैयार कर सकें उस चीज़ के लिए? देखिए, बच्चों को तो मैं ये कहना चाहूँगा 16-17 साल की एज में वो अपना जिम जा सकते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी के ना हार्मोन्स पे डिपेंड होता है। गर्ल्स और बॉयज़ के हार्मोन्स होते हैं अलग अलग, तो वो हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। जब बॉडी के पूरे हार्मोन्स डेवलप हो जाएं तो जिम जा सकता है, जिम्नास्टिक कर सकता है, एवरीथिंग, कोई भी गेम वो कर सकता है। और बॉडी के जो ग्रोथ सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा डेवलप होता है। अगर आप लोग बोलते हैं 13-14 साल की में जिम चले जाओ, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। ओपिनियन की मैं तो जो भी मेरे पास बच्चा आता है 16-17 साल में ही मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि आप 16-17 साल की उम्र में ही जिम ज्वाइन करो। तो 16-17 साल एक एक्चुअल एज है जब आपके हार्मोन्स ग्रो हो चुके हों, तभी आपके लिए जिम जाना, अपने आप को उस कंडीशन में लेकर के आना ही रिकमेंडेड है। लास्ट एक क्वेश्चन और ज़रूर पूछूंगा आपसे, एक लास्ट सवाल है कि यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? एक गुरु मंत्रा क्या देना चाहोगे आप उन सब लोगों को, ताकि वो अपने आप को उस लेवल पे फिट कर सकें, अपने फिटनेस को बना सकें और आपकी जैसी बुलंदियों तक पहुंच सकें? देखिए, यूथ के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से
कि जो हमारी जनरेशन है ये नशे वगैरह में जा रही है, ड्रिंक कर रही है, ड्रग्स ले रही है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं अपने आप को डाइवर्ट करने की। आप अपना दिमाग जो है अपने देश के लिए कर सकते हैं, आप ओलंपिक की तैयारी कर सकते हैं, आप खेल में जा सकते हैं, आप पढ़ाई में जाके आईएएस बन सकते हैं। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा नई जनरेशन को कि अपना दिमाग वो इन चीज़ों में ना लगा के पढ़ाई में, खेल में, देश का नाम रोशन करने में, नशे वशे से दूर रहें। तो यही मैं यूथ को संदेश देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच प्रवीण भाई।